एस के वाटर फिजिक्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल हम लोगों ने इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन दोनों को पढ़ लिया। अब दोनों को अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो हम लोग दोनों वीडियो को अगर पॉज करके देख लें तो क्लियर हो जाए। इक्वेटोरियल पोजीशन में आपने फार्मूला देखा होगा, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में देखिए, है ना, तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। और कोएक्सियल में भी देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। एक दोनों के मैग्नीट्यूड में अंतर है, एक 2 टाइम्स है, एक हाफ है, एक दूसरा उसका डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है ना। ये एक आप रिवाइज करेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। आज हम आपको और थोड़ा सा एक अलग से टॉपिक समझाने की कोशिश करते हैं, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे एक टॉपिक बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। इसको हम लोगों ने बताया था, इसको जनरल पॉइंट भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड जनरल पॉइंट। अब इसका मतलब ये है कि एक्सियल पोजीशन को भी शो करेगा, कोएक्सियल को भी शो कर सकता है, या इनमें भी कहीं भी हो सकता है। समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये मान लो डायपोल है, राइट है, 2 चार्ज है। याद करो ये इस तरह से इसका क्या होता था, एक्सियल लाइन। हम यहाँ पर लेते थे, अगर या इस साइड में किसी भी इस एक्सिस पर, तो उसे हम सब जानते हैं एक्सियल लाइन, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बोलो, एक्सियल पोजीशन। अगर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर लाइन ड्रॉ करें और उस पर कहीं किसी पॉइंट पर ड्रॉ करें तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, ब्रॉड साइड आर्म पोजीशन या ट्रांसवर्स पोजीशन। लेकिन ये कहा जाए कि यहाँ ना हो, यहाँ ना हो, या कहीं बीच में हो, या कहीं भी हो सकता कोई ऐसा पॉइंट जो आपसे ऑब्जर्वेशन में कहा जाए कि सर हमें किसी भी पॉइंट पर निकालना है, एक्सियल नहीं है, कोएक्सियल नहीं, लेकिन अगर उसका सोल्यूशन निकाला जाए तो एक्सियल कोएक्सियल दोनों को डिटरमाइन करें, उसके लिए आपको फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्या करते हैं, डायपोल कंसीडर कर लेते हैं, राइट है। जिस तरह से माना करते थे, ये मान लो दिस पॉइंट इज ए, और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, बोलो, बी। और यहाँ पर इसकी जो लेंथ है सबको मालूम है कितनी है, बोलो, 2l है, लेंथ है 2l। यहाँ एक डायपोल में पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, एक में क्या रख देते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो ये मान लो कि यहाँ पर क्या रख दिया, बोलो, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या रख दिया, बोलो, नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच की जो लेंथ है वो क्या होगी, बोलो, 2l, राइट है ना। और हम लोग अगर एक्सियल लाइन में कहते हैं तो ये अगर आपको याद हो तो दिस इज व्हाट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल वेक्टर p। यानी याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होती है उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग द एक्सिस। तो ये आपको कंसीडर है। अच्छा, अब इसके बाद हम आपको समझाते हैं कि एक्सियल कोएक्सियल कहीं ना तो एक्सिस पर है और ना तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो चलो हमने कंसीडर कर लिया कि ये एक ऐसा पॉइंट है, दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और ना तो ये एक्सियल पोजीशन पर है ना तो कोएक्सियल पोजीशन है, ये जनरल पॉइंट है, क्लियर है। तो इसको अब जगह नहीं है, इसलिए हम ऊपर वाली लाइन ये इरेज कर दिए, और आप इसको ध्यान रखिएगा टॉपिक क्या था, क्लियर। तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, इसके मिड पॉइंट से, याद करो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमेशा कहाँ से कंसीडर किया, फ्रॉम मिड पॉइंट। ये लो मिड पॉइंट से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, एनी प्रॉब्लम। तो ये हो गया, दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, है ना। और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का नाम मान लो एग्जाम्पल के लिए पी दे दिए, इसका पोलर कोऑर्डिनेट दे दिया क्या है, बोलो, आर कामा थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि दिस इज द लेंथ आर, ये कितनी लेंथ है, आर, और ये जो एंगल है वो कितना है, बोलो, थीटा। कोई दिक्कत वाली बात, ये हो गया आपका क्या, बोलो, पोलर कोऑर्डिनेट, है ना। तो ये आपने नोटिस कर लिया।
अब इसको हम आगे और लेकर के चलते हैं, तो उसको समझाने से पहले आपको ये थोड़ा कुछ लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो क्या क्या लिखना पड़ेगा वो सब आप लोग पहले से भी जानते हैं। लिखेंगे क्या? लेट ए बी, जैसे कल लिखवाए थे, याद है? लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो लिखना है आपको, मैं बोल देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा। लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल मेड अप ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू separated by a distance 2L as shown in the figure. We have to find out electric field intensity at point P, comma, situated at distance R from the center of dipole O, from the center of dipole O, सेंटर को क्या कंसीडर कर लिया? O, कोई डाउट्स? ओके, कामा करके लिखेंगे हैविंग पोलर कोऑर्डिनेट्स r कामा थीटा, जैसे लिख दिया मैंने r कामा थीटा। लिखना पड़ेगा वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग, where theta is the angle made by line joining the observation point P to the center with dipole moment vector P, to the center with dipole moment vector P, small vector P। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आप लोगों को नोटिस करके ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है? बहुत सिंपल सी बात है। तो ये हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करना है एट पॉइंट P, इस डायपोल के कारण। तो हमने आपको समझाया कि यहाँ अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वेक्टर क्वांटिटी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये वेक्टर P अगर देखो तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट है। सो इट कैन बी रिजॉल्व। तो आप ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर P इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, ओके। अब हम इन कंपोनेंटों का एक एक करके नाम लिख सकते हैं, राइट है। फर्स्ट नाम दे दें, जैसा पसंद हो, नाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। एक का कंपोनेंट का अगर हम थीटा का शॉर्ट दे दें तो थीटा के साथ वाला हमें सामने आपको बताया है कॉस थीटा कहलाता है। इसका मतलब अगर ये P है तो दिस वन इज व्हाट? P कॉस थीटा। तो ये कहलाएगा आपका P कॉस थीटा, राइट। और इसका 90 डिग्री अगर आपको याद न हो तो हम याद दिलाते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर होता है और ये वेक्टर R है तो हमने कहा था कि अगर ये थीटा है ये कहलाता है R cos थीटा और ये कहलाता है R sin थीटा, और बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये रूल होता है, तब ये कंपोनेंट रिजॉल्व कहलाते हैं। तो अगर P cos थीटा हमने निकाल लिया है और P sin थीटा निकालना है, तो चूंकि R है तो R लिखा है, तो यहाँ पर हमको ठीक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, राइट है। ये लो हमने इसको एज अ परपेंडिकुलर कंसीडर कर लिया। दिस लाइन इज व्हाट? परपेंडिकुलर। अब ये अगर इसका नाम A था तो इसका मैंने नाम दे दिया A डैश, इसका नाम B था तो इसका नाम मैंने दे दिया, बोलो, B डैश, और ये P cos थीटा था तो दिस इज व्हाट? P sin थीटा। एनी प्रॉब्लम? नहीं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी P sin थीटा का ये जो कंपोनेंट है और ये P cos थीटा बोथ आर व्हाट? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर लिख देंगे, नाम लिख देंगे एक एक करके, और भी चाहे तो इसको हम और भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पर हो गया, समझाना था तो समझा दिया, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट का नाम हमने ये दे दिया, कोई नाम दे दो, अब इधर का तो नाम नहीं दिए हैं
तो इधर का भी कुछ समझने के लिए नाम दे देते हैं। यहाँ पर लो इसको हमने थोड़ा और ड्रा कर दिया, और इसका जैसे ए डैश बी डैश, तो इसका नाम हम बदल, इस पॉइंट का पॉइंट्स का नाम है बोला, ये दो पॉइंट हैं, इस पॉइंट के नाम ले दिया। ये ए डबल डैश और इसका नाम मान लो क्या, बी डबल डैश। तो ये हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश और ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब इनके नाम दे देते हैं, क्लियर है। तो पहला हो जाएगा ए डैश बी डैश, क्या हो जाएगा बोलो, ए डैश बी डैश। और दिस इज व्हाट, ए डैश बी डैश इज पी साइन थीटा अलोंग, किसके अलोंग है, पी साइन थीटा किसके अलोंग है, तो अलोंग कुछ इसका जैसे नाम था ओ, तो लिख देंगे अलोंग ओ बी, अलोंग ओ बी डैश, है ना, ये मैंने नोट कर दिया। एक कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट ए डबल डैश बी डबल डैश, जिसका नाम है पी कॉस थीटा, राइट है ना, ये देख सकते हो ए डबल डैश बी डबल डैश। इसको देखना हो तो इसको लिख सकते हो अलोंग, इसको देखो तो ऊपर की ओर है, यानी ये ओ बी डैश, तो ओ बी डबल डैश है, डबल डैश, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इसकी डायरेक्शन नोटिस कर सकते हैं। एंड बोथ कंपोनेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये कहानी क्लियर है ना, एक बार समझाना पड़ेगा दोबारा। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि पेलेट्टी डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, और इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिए जिनके नाम लिख दिया है मैंने सामने, क्लियर। अब हम लोग अगर इस पॉइंट P को ध्यान से देखें तो इस पॉइंट P में देखें तो दिस कंपोनेंट, अगर याद करो तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि ये दो वेक्टर हैं, सॉरी दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, याद आया। और ये नाम दिया था, और मैंने कहा था इस लाइन को अगर और आगे बढ़ाओ तो इसे एक्सियल पोजीशन कहते हैं। तो अगर इसको देखो तो ये ए डबल डैश में निगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है बोलो, ये कह सकते हो कि किस तरह से है बोलो, ये उसी के अलोंग है, उसी के अलोंग है, यानी ये दिस इज व्हाट, एक्सियल पोजीशन। और अगर इसको ध्यान से देख लिया एक्सियल पोजीशन, तो ये इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि दिस एंगल इज व्हाट 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि अगर याद करो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे 90 डिग्री होता था तो उसे कोएक्सियल कहते थे। तो मतलब समझ में आया, यानी दिस पॉइंट P फॉर ए डैश बी डैश एक्सियल पोजीशन, फॉर ए डबल डैश बी डबल डैश के लिए एक्सियल पोजीशन है, और ए डैश बी डैश के लिए कोएक्सियल पोजीशन है। और दोनों का हमको एक एक करके इस पॉइंट P पर डिटरमाइन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे कि एज द पॉइंट P इज इन द एक्सियल पोजीशन, लिख दिया, एज द पॉइंट P इज इन एक्सियल पोजीशन, लिख दिया, विथ कंपोनेंट ए डबल डैश बी डबल डैश, कंपोनेंट ए डबल डैश बी डबल डैश, वेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1, वेयर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, याद आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और 2p अपान कितना बोलो, 2p अपान कितना, r क्यूब्ड, यही रूल होता है ना। लेकिन यहाँ पर p की जगह p नहीं लिखा है, कितना है बोलो, 2p के साथ एक और लिखा है cos थीटा, और डिवाइड बाय कितनी डिस्टेंस है, r क्यूब्ड। ये एक्सियल पोजीशन का अगर याद ना हो तो एक्सियल पोजीशन को आप खोल लीजिए, और वहां पर मैंने फार्मूला बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपान r क्यूब्ड है। हालांकि 2p अपान r क्यूब्ड है, लेकिन वो p के अलाउंग था, p के बारे में था, इसलिए अब यहाँ p तो है नहीं, p cos थीटा कंपोनेंट है, इसलिए इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है ना। और इसकी डायरेक्शन हम लोग देखें तो क्लियर हो जाए। हमने आपको बताया था कि पॉइंट P पर क्या है बोलो, पॉइंट P पर पॉइंट चार्ज है, वो कैसा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये इसके अलोंग, और ये कूलॉम्स लॉ से मैंने बोला था कि एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ये इसके स्ट्रेट लाइन होगी डायरेक्शन,
ये लो मैंने इसकी स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन शो कर दिया था। दिस इज व्हाट, दिस इज वेक्टर E1, राइट है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन होगी अलोंग ओ बी डैश या ओ पी, यहां लिख दीजिए अलोंग ये वेक्टर ही है लेकिन इसको आप कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ए बी हो गया तो सी नाम दे देते हैं। इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया बोलो, सी दे दिया, कोई दिक्कत। तो यहां लिख देंगे अलोंग ओ सी, क्लियर। सिमिलरली इसी प्रकार लिख लेंगे, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू P साइन थीटा। तो ये उसके लिए क्या है बोलो, आप कहोगे सर P साइन थीटा, ये जो कंपोनेंट है A डैश B डैश, P साइन थीटा इज ब्रॉड साइड पोजीशन फॉरवर्ड P। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने ब्रॉड साइड का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला सबको मालूम है क्या है, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। फार्मूला ये होता है, उसमें 2 है इसमें 2 नहीं होता, तो यहाँ P होता है लेकिन फार्मूले में P साइन थीटा आ गया, साइन थीटा और डिवाइड में कितना r³। एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ हमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा, तो बड़ी सिंपल सी बात है, याद करो हमने उसमें बताया था कि जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है, याद आया। और किसके पैरेलल होती है, डायपोल के। किसके पैरेलल होती है, याद करो यार, डायपोल के। और अगर यहाँ A डैश है तो A डैश में कौन सा चार्ज है, निगेटिव। B डैश है तो इसमें कौन सा चार्ज है बोलो, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो बिल्कुल फिट डायरेक्शन है, यानी हमें इसके पैरेलल यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये अगर मैं इसको ध्यान रखूँ तो इसके पैरेलल, यानी व्हाट इज दिस, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये पैरेलल है तो इसके, तो दिस इज व्हाट डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका एक E1 डायरेक्शन हो गई ड्यू टू A डबल डैश B डबल डैश, और एक E2 डायरेक्शन हो गई बोलो किसकी वजह से, ड्यू टू A डैश B डैश। अब इसका नाम C है, इसका नाम एग्जाम्पल के लिए ये डायरेक्शन है, और इस पॉइंट का नाम क्या दे दे बोलो, D। अलोंग PD, तो क्या लिख देंगे, अलोंग वेक्टर PD। एनी प्रॉब्लम। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये दोनों का हमने मैग्नीट्यूड इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर इस डायपोल के कारण डिटरमाइन कर लिया। अब जब इस पॉइंट पर दोनों वैल्यू निकल गई तो हमने कहा था कि दो अलग अलग निकालेंगे, तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन निकालेंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के लिए बहुत अच्छी मेथड है, याद करो वेक्टर एडिशन में हम लोग पढ़ा करते थे, है ना। तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, तो उसमें आपको याद आया जाएगा। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा, राइट है। तो इसका मतलब यहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको निकालना बहुत ईजी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, याद आया। तो इसके लिए कुछ नहीं, याद करो जब हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था इसके पैरेलल, तो ये इस तरह से, तो ये इसकी डायरेक्शन थी, कोई बात नहीं। तो इसके पैरेलल मतलब हम यहाँ ड्रॉ कर दें, इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर दें, और जो कुछ भी ये होगा दिस इज व्हाट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया व्हाट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट हो गया। कोई डाउट्स है? तो इसका मतलब है कि ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री में हम डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला याद है, R = √a² + b²। तो यहाँ a के प्लेस में E1, b के प्लेस में E2, इस तरह से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो चलिए लिखिए, क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डायपोल AB। लिख दिया। तो फार्मूला आप लोग सीधा सीधा लगा देंगे, मैंने अब भी बताया आपको क्या फार्मूला है। R = तो R की जगह पे क्या नाम दिया है मैंने, E। अब फार्मूला है a² + b², यानी E1² प्लस E1 E2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए।
आप पहले यहाँ वर्ड लिख देना, लिखना चाहिए सिस्टमेटिक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2, और पुट करने के बाद आप लोग लिखेंगे। तो ये हम आई थिंक तुम लोग ये डायरेक्शन बना लिए हो बेटा लोग, और हम यहाँ पर सीधा सीधा उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डिटरमाइन करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात हो तो पूछ लो। याद करो पीछे 11th में हम लोग ऐसे पढ़ते थे तो ये उसका डायरेक्शन पता लगाते थे अल्फा वगैरह, तो ये आप डायरेक्शन निकाल लेंगे और हम इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि हमें जगह की समस्या होगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर E1 की वैल्यू अगर ध्यान से देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p cos थीटा डिवाइड में कितना r³, ये पूरी का क्या होल स्क्वायर। ये पहला कंपोनेंट cos वाला है, दूसरा है साइन वाला, तो उसके लिए भी जगह नहीं है तो कोई बात नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ p साइन थीटा डिवाइड बाई कितना बोलो r³, और इसका भी क्या होल स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में है। अब आप लोग जानते हैं ये देखो p इसमें भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और r³ कॉमन आ जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p/r³ बाहर आ गया। ठीक है, स्क्वायर में है तो अंडर रूट से बाहर आ गया, लेकिन जो कुछ अंडर रूट से बाहर नहीं आया वो अंदर रहा। जैसे 2 बाहर नहीं आया तो 2 का स्क्वायर, 2 2 जा कितना 4, p तो बाहर आ गया, cos का स्क्वायर तो cos स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचा बोलो साइन स्क्वायर, और बाकी सब क्वांटिटी क्या आ गई बाहर आ गई ना। अब हम यहाँ चाहे तो एक ऐसा करते हैं कि एक cos इसको दे देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी। तो p/r³ अंडर रूट में एक cos दे देंगे तो बचेगा कितना cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब अगर यहाँ लिखते तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाता आइडेंटिटी से। यानी ये फार्मूला हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। और अभी तक शायद इसको इक्वेशन फर्स्ट मानी है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट। इस तरह से आप लोगों को आसानी से निकालते बन जाएगा, तो कोई डाउट्स नहीं है, मेरे समझ से बहुत सरल है और ये आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब यहाँ चाहें तो एंगल भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि इफ अल्फा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट इंटेंसिटी विथ E1, क्योंकि देखो यहाँ पर डायग्राम में E के साथ E1 था, डायग्राम को पीछे रिवाइज करके देख सकते हो। तो क्लियर है, मैंने अल्फा को क्या मान लिया रिजल्टेंट। अब अगर tan अल्फा निकाल लें तो क्लियर हो जाए। तो अल्फा मान लिया, अब क्या लिख दें बोलो tan अल्फा। तो tan थीटा इज इक्वल टू सब जानते हैं परपेंडिकुलर अपान क्या होता है बोलो हाइपोटेनस। तो अगर आपको याद न हो तो हम यहाँ पर वंस अगेन डायग्राम को शो करते हैं। ये P था, यहाँ पर E1 था, ऐसे ड्रॉ किया था, तो इस तरह से यहाँ पर E2 था, यहाँ पर ड्रॉ किए थे तो E था, और इस तरह से इसके पैरेलल थे, इसके पैरेलल था, ऐसे कुछ बनाया था, याद है। तो ये इस तरह से मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, क्लियर है। और ये एंगल क्या माना था बोलो अल्फा माना था। तो tan अल्फा निकालेंगे तो आप समझ गए होंगे, इसका नाम हमने C दिया था, याद करो, इसका नाम D दिया था, याद। तो और इसका तो कुछ नाम ही नहीं दिया था, तो ABCD, ये तो हो गया, वो पॉइंट, वो वेक्टर है वाला, ये वैल्यू है। तो ABCDE, इसका नाम मान लो P डैश दे देते हैं, ओके, P डैश ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा P डैश C अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा बोलो PC। अब P डैश C अगर ये देखो ध्यान से, दिस इज इसके पैरेलल है, इसका मतलब जो ये मैग्नीट्यूड होगा यही होगा, यानी ये कुछ नहीं है, क्या है बोलो E2। और PC का है ये, PC ये लाइन है, यानी ये E1 है। तो बहुत सिंपल है, tan अल्फा इज इक्वल टू कितना बोलो E2 डिवाइड बाय E1। और E2 E1 के वैल्यू पीछे देखो तो क्लियर है, क्लियर हो जाएगा ना। तो ये तो मैंने इसको इरेज कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ।
तो यहाँ हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू E2 की वैल्यू देखिए तो क्या है, E2 की वैल्यू देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ बचेगा P साइन थीटा डिवाइड बाय r क्यूब्ड। याद आया E2 की वैल्यू, E1 की वैल्यू भी इसी तरह से है, बस cos और 2 का मल्टीप्लाई, यानी 2p cos थीटा डिवाइड बाय कितना बोलो r क्यूब्ड। क्लियर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये दोनों कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, r क्यूब्ड से r क्यूब्ड कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन अपान cos, इसका मतलब साइन थीटा डिवाइड बाय बोलो सब कोई, साइन थीटा डिवाइड बाय कितना बचा बोलो 2 cos थीटा, ये tan अल्फा इक्वल टू मिला, राइट है ना। तो अब साइन अपान cos तो सबको मालूम है कितना होता है tan थीटा, तो यहाँ तक लिख चुके हैं, मैं यहीं से काम चला लेता हूँ। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1/2 tan थीटा, इसके बाद यहाँ लिखेंगे, क्लियर है। अब अगर अल्फा निकालते हैं तो ये tan का इनवर्स हो जाएगा 1/2 tan थीटा, क्लियर है। तो अल्फा की वैल्यू निकल गई इस तरह से, ये हमें डायरेक्शन बताने के काम में आ जाएगा। तो अगर पेपर में पूछता है तो हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम चाहें तो 2 केस निकाल सकते हैं, एक एक्सियल के लिए और एक बोलो किसके लिए, कोएक्सियल के लिए। तो चेक कर लेते हैं कि हम लोगों का जो फार्मूला है एक्सियल और कोएक्सियल के लिए राइट है कि रॉन्ग है। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं P, इफ P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, इसको इरेज कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ लिखेंगे केस फर्स्ट, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, और यहाँ लिख दीजिए केस फर्स्ट, और लिख दिया ना कि ये पॉइंट P कहाँ लाइज करता है बोलो एक्सियल पोजीशन पे। तो कैसे एक्सियल पोजीशन का याद दिलाते हैं, यहाँ पर ये डायपोल था और मैंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ माना था ना, एक्सियल होता तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ नहीं होगी, यहाँ होगा। इसका मतलब ये है, सोचो 2 मिनट के लिए, अगर ये पॉइंट था यहाँ एंगल थीटा था, क्लियर है ना। अब यहाँ आ जाएगा कि देख थीटा क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में आप लिखोगे इफ पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सियल पोजीशन, तो इसको लिखने के बाद लास्ट में यहाँ तक लिखने के बाद लिखेंगे दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, राइट है। अब इसकी वैल्यू यहाँ और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो पहले कहाँ पुट कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन में और फर्स्ट में, दोनों में किसी में पुट कर दीजिए। तो पहले हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट E, और यहाँ लिख दिया AXIAL, नहीं दिख रहा होगा तो AXIL मतलब एक्सियल पोजीशन, और यहाँ फार्मूला देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की P अपान कितना बोलो r क्यूब्ड अंडर रूट में 3 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब 1 + 1। तो यहाँ लिखना चाहो तो cos स्क्वायर 0 + 1 ऐसा लिख सकते हो, फिर बाद में वैल्यू पुट कर दें। 3 बन जा 3 + 1 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, इसका मतलब है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 आया तो 2 यहाँ r क्यूब। ये एक्सियल पोजीशन का फार्मूला है, कितना सरल है ना। और डायरेक्शन निकालना हो तो अभी वो जो फार्मूला tan थीटा लिखा था तो उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कि नहीं। तो जब सब्स्टिट्यूट करोगी तो वह कर देते हैं, लो डायरेक्शन भी निकाल देंगे तो लिख देंगे एंड डायरेक्शन होगा तो यहाँ थी अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan 0 डिग्री, और tan 0 की वैल्यू सबको मालूम होना चाहिए कितना होता है बोलो 0, और tan 0 में 0 आया, 0 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया बोलो 0 में मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 का तो 0 हो गया। अब tan इनवर्स 0 बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो गया बोलो 0। तो इसका मतलब है जो डायरेक्शन होगी वो 0 डिग्री होगी। 0 डिग्री का मतलब 0 क्या ऐसे 0 डिग्री, इसका मतलब उसी एलॉन्ग, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट था A, यहाँ पॉइंट B और यहाँ पॉइंट P, तो उसी के एलॉन्ग, इसका मतलब एंगल अभी भी 0, इसलिए एंगल कितना है 0, डायरेक्शन हो गया। अब एक्सियल के बाद किस में चलते हैं बोलो कोएक्सियल। तो लिखेंगे केस नंबर सेकेंड और लिखेंगे इफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट P लाइज ऑन ब्रॉड साइड पोजीशन। ब्रॉड साइड पोजीशन का मतलब सीधा सीधा है, अभी मैंने पीछे बताया पॉइंट था और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ होकर के यहाँ हो जाए, इसका मतलब है यहाँ का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री।
तो इसको लिखने का मतलब है, इतना लिखेंगे तो दैट इज करके लेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो जैसे क्लियर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री। वाई पूछो क्यों, तो कारण ये हो जा कि साइन 90 की वैल्यू 0 है, कास 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 रख दिया तो 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा। तो यहाँ एक्सियल होकर के क्या लिख दे बोलो, को एक्सियल या कुछ नाम दे दो, कुछ भी लिख दो, को, बस को एक्सियल। तो इस तरह से ये निकल गया। तो आप देख सकते हो इसमें 2 टाइम्स नहीं है, तो यह निकल गया। डायरेक्शन निकालना है तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो tan इनवर्स 1/2 और यहाँ पर 90 और साइन 90 अपान कॉस 90, साइन 90 की तो 1 लेकिन कॉस 90 की 0 होती है, 1/0 तो ये क्या हो जाएगा बोलो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी में 1/2 का मल्टीप्लाई इन्फिनिटी आएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है 90, इसका मतलब है कि अल्फा बिकम 90। तो इसका मतलब ये फिर वही 90 ये नहीं है, 90 ये मतलब कि अगर ये डाइपोल हैं तो इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट होगा ये इसके 90 डिग्री यानी यहाँ कहीं पर ऐसे होगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है ना, बड़ा सिंपल है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरियल लाइन एंड हेंस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं दोनों वैल्यूओं को। तब ये आपको क्लियर हो गया, और ये भी इम्पोर्टेंट है, हालांकि अभी तक बोर्ड में पूछा गया नहीं है, फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।